शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर मां आदिशक्ति भगवती की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के प्रथम दिवस अधिष्ठात्री मां शैलपुत्री से प्रार्थना करते हुए कहा कि मां की कृपा से प्रदेश में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली बनी रहे। सीएम धामी ने प्रदेश की उन्नति और सभी प्रदेशवासियों के मंगल कल्याण की कामना की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा अर्चना की है, प्रदेश के खुशहाली की कामना की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्रि में पूजा अर्चना की है, प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। नवरात्रि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की संभागवार बैठक का आज दूसरा दिन था, जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जारी रही। आज ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग के जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने नेतृत्व किया। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, संगठन प्रभारी संजय कामले, गुना जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। जीतू पटवारी ने कहा कि बैठक में सभी जिला अध्यक्षों के साथ 1-to-1 संवाद किया जा रहा है। संभागवार ने बुला रहे 1-to-1 बात कर रहे हैं और जिला अध्यक्षों को आगे की पार्टी की रीति नीति, सोच, विचार, काम करने के तरीके और किस तरीके से पार्टी आपसे अपेक्षा रखती है, उस पूरी भावना से उनसे भी समझेंगे और उनको भी समझाएंगे। तो ये 3-4 दिन लगातार चलने वाली प्रोसेस है। कल हमारे 2 संभाग के जिला अध्यक्षों से प्रभारी जी मिले, आज मैं और प्रभारी जी फिर 2 संभाग से मिलेंगे, कल 2 संभाग से मिलेंगे। आज से देश में जीएसटी का नया स्लैब प्रभावी हो गया है, जिसका व्यापारी वर्ग और उपभोक्ताओं ने स्वागत किया है। 540 जरूरी वस्तुओं पर टैक्स घटने से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। बैतूल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बाजारों में छोटे बड़े व्यापारियों और आम लोगों से मुलाकात की और व्यापारियों से स्वदेशी अपनाव के बोर्ड लगाने की भी अपील की है। साथ ही व्यापारियों ने नए टैक्स स्लैब के लिए मोदी सरकार और प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद किया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टैक्स के स्लैब कम किए जा रहे हैं। जब जीएसटी लागू हुआ उस समय जो 28%, 18%, 12% के जो 4 स्लैब थे उनको 2 स्लैब में लाया गया। 12 वाली बहुत सी चीज़ें 5 में आई, 5 वाली 0 में चली गई, 28 वाली 18 में आई। मैं समझता हूँ कि देश की जीडीपी को बढ़ाने में बड़ा मददगार होगा, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर के बैट से बंदूक का निशाना दिखाने के मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने क्रिकेटर साहिबजादा फरहान पर कार्रवाई की मांग करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड आतंकवादी देश है। आज़ादी के बाद ही वहाँ तानाशाही और राजतंत्र चलता है। उन्होंने कहा कि वहाँ की सरकार आर्मी और हिंसक संगठन से चलती है। हमने तो पहले ही कहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड आतंकवादी देश है, जिस देश में सदैव सन 47 के बाद लगातार तानाशाही राजतंत्र चलता रहा है और आज भी कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान का देश उनके आर्मी और हिंसक जो अलग अलग संगठन हैं उनके द्वारा ही वो देश चलता आते रहा है। और वही जो कल जिसका आप एक संकेत दे रहे थे, वो भी ऐसा नकारात्मक संदेश उस बैट्समैन ने दिया है जो बिल्कुल उचित नहीं है और हम मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित क्षेत्र पखांजूर, जहां से अक्सर संघर्ष और चुनौतियों की खबरें आती हैं, लेकिन इसी संघर्ष की धरती से एक प्रेरणादायक खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, यहाँ के 2 होनहार छात्रों ने
खेल जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। लाइफ एकेडमी स्कूल के छात्र स्वाम विश्वाम का चयन शतरंज के लिए और बॉक्सिंग के लिए दीपांशु बाला का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। पढ़ाई करता था, पढ़ाई करके बीच में समय निकाल के गेम खेलता था और गेम में इसको अभी राज्य स्तरीय में जीत के आया और नेशनल में सिलेक्ट हुआ है। इसके लिए इसको भी धन्यवाद स्कूल प्रबंधन को। मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल मेरा बड़ा बेटा जो है स्टेट चैम्पियनशिप में मेडल लेके आए थे और इस साल यूनिवर्सिटी की ओर से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उसी को देखकर प्रेरणा लेकर सर साथ में कोच का प्रेरणा लेकर मेरा छोटा बेटा भी इस साल स्टेट चैम्पियनशिप बॉक्सिंग में मेडल लेके आए हैं। मैं बहुत ही आनंदित फील कर रहा हूँ नेशनल लेवल को हासिल करके, नेशनल लेवल तक पहुँच के। और मैं अपनी स्पोर्ट्स टीचर पॉल देवराव, फिर हमारे रवि सर और मेरे पापा और मम्मी को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे शुरुआत से ही सपोर्ट किया, मुझे बहुत ही ब्लेसिंग्स दी। सका हूँ सिर्फ मेरे परिवार और मेरे कोच के वजह से, क्योंकि और मेरे स्कूल में भी मुझे जो है सपोर्ट किया। मेरे कोच को मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ट्रेन किया और मुझे जो है प्रेरणा दिया है कि ताकि मैं इतना दूर पहुँच सकूँ। और चुनौती तो बहुत रहा। बच्चे लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते थे और पढ़ाई और उसके बाद बैलेंस बहुत थे। मगर एक चीज़ का मैं धन्यवाद ही दूँगा कि लाइफ एकेडमी स्कूल के जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, वो काफ़ी सपोर्टेड रहे हैं। और जो सपोर्ट कांकेर या फिर परलकोट नहीं दे पा रहा है, सरकार नहीं दे पा रहा है, परंतु स्कूल प्रबंधक जो है इस बात की सपोर्ट बहुत दे रहा है। और जब भी जो भी सामान मंगाना है तो वो उसके लिए कहीं से भी अरेंज करके सामान को मंगा के ला के देना, वो एक सब। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। देहरादून पुलिस और आयोग ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि केवल एक सेट हरिद्वार के एक सेंटर से बाहर आया था। इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह नहीं था और सिर्फ एक अभ्यर्थी को फायदा हुआ था। आयोग ने कहा कि इस घटना से परीक्षा की शुचिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इनकी बहनें हैं और इनको उसने जो भी अपना वास्ता दिया कि भाई ये मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर है, इसको आप रख लो। और जैसा बताया कि मैडम को कि इनसे अगर कुछ तुम्हारे पास आएगा कुछ तो इनसे सॉल्व करा के पूछ लेना, ये सॉल्व करके बता देंगी, क्योंकि खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उनकी नॉलेज है और वो बता देंगी और इसके बाद तुम कर देना। तो ये चीज़ें अभी क्लियर हो गई कि वो परीक्षा में खुद बैठा था और अपनी सिस्टर को यूज़ किया था कि आप इनसे अगर कोई बात होगी, कोई तुम्हारे पास फ़ोन दे गया था, कोई मैसेज आएगा तो आप इनसे सॉल्व मतलब क्वेश्चन का आंसर पूछ लेना और वापस कर देना। जिस समय ये जो घटना हुई, एक जैसे अजय ने कहा एक परिवार का है, मैं दे रहा हूँ, मुझे पास कराना, ये आपको मदद कर रहे हैं, इतना ही। इसके अलावा कोई बड़ी चीज़ों पर कहीं बाहर वो नहीं गया। और जो बाकी चीज़ें जो आसानी से निपट सकती थी या उसको हम लोग और डिटेल में जा सकते थे तभी जब ये चीज़ें हुई जिसमें उन्हें गलती, अब उसको इस तरह से आपने दिया, संगठनों को दिया, फिर वो आगे बढ़ी तो उसको मौका मिल गया भागने का, तो उसको पकड़ने के लिए हमें 4 घंटे और एक्स्ट्रा लगाने। बुरहानपुर के नेपानगर थाना क्षेत्र में वन विभाग में पदस्थ वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन ने अज्ञात कारणों से खुद को गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस इस घटना के कारणों की जांच कर रही है। वहीं तहसीलदार ने बताया कि वनपाल की हालत अभी गंभीर है और फिलहाल वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। पखांजूर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़गांव के पूर्व वार्ड पंचों का गुस्सा 7वें आसन पर है, क्योंकि उन्हें पिछले 5 वर्षों से मानदेय नहीं मिला। इस मुद्दे पर प्रशासन की लापरवाही से तंग आकर पूर्व वार्ड पंचों ने सीधा मोर्चा खोला और एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कर आरोप है कि पंचायत सचिव शिकायत पर कार्रवाई से बचने के लिए वार्ड पंचों को धमका रहे हैं और पैसे का प्रलोभन देकर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। ग्राम बड़गांव की हूँ
5 साल तक वार्ड पंच था। हम लोग को सचिव आके घर पे डरा धमकाते हैं, पैसा देने की कोशिश करते हैं, मानदेन नहीं मिला है हमको, तो उसको हमको दिलाने की कोशिश कीजिए। हमारा समस्या है 10 साल तक वार्ड पंच रहे हैं ग्राम बड़गांव का पंचायत में, तो 10 साल का हमार वार्ड पंच का मानदेन नहीं मिले है, तो तहसील में कार्रवाई किए, तो 2 महीना से पहले, तो 2 महीना पहले कार्रवाई किए हैं, तो सरपंच सचिव लोग घर में आते हैं और बोला थे कि केस वापस ले लो, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, तो जेल हो जाएगा हमको। तो हम बोले कि हमारा मान दे दो पूरा, फिर हम वापस लेंगे ऐसे करके, लेकिन मान दे तो दिया नहीं है। इंदौर में सराफा कारोबारी के साथ लूटकर भागे 2 बदमाशों को ग्वालियर जीआरपी ने शताब्दी एक्सप्रेस के कोच नंबर C9 से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से सोने के जेवर भी बरामद किए गए हैं। इंदौर जीआरपी से मिली सूचना के आधार पर 2 बदमाश भोपाल से शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। उसी समय ग्वालियर रेलवे स्टेशन की घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया है। हरदा जिले के छिपाबड़ थाना क्षेत्र में कुड़ाबा रोड पर खेत के पास पानी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए खिरकिया अस्पताल भेजा गया है। एडिशनल एसपी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि शव के पास एक बाइक मिली जो गड़बड़ी निवासी मोरसिंह से सौदिया की थी। परिजनों ने शनिवार को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तिल्लौत थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की है और शव पर पाए गए चोट के निशानों से हत्या की संभावना जताई जा रही है। एक अज्ञात लाश प्राप्त डेड बॉडी मिली थी, जिसकी बाद में पहचान की गई, तो ये मोरसिंह सिसोदिया निवासी गड़बड़ी की पाई गई है और इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके प्रकरण में विवेचना की जा रही है और पुलिस की टीम लगातार इसकी अनुसंधान कर रही है और जल्दी इसमें खुलासा होने की उम्मीद है। जो भी अपराधी है उसको हमारे द्वारा राउंड अप कर लिया जाएगा। दुर्ग के नगपुरा चौकी क्षेत्र के दामोदर टेमरी गांव के पास युवती की सिर कुचलकर हत्या की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक सवार को देखा है, जिसके आधार पर हत्यारे की तलाश शुरू की गई है। पुलिस का मानना है कि युवती की पहचान छिपाने के लिए उसका सिर पत्थर से कुचला गया और गले पर भी चोट के निशान मिले हैं। मृतका की पहचान पोटिया निवासी गंगोत्री जागड़े के रूप में हुई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और आसपास के गांव के मुख्य मार्गों के फुटेज खंगाल कर हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी, ये शनिवार की सुबह की घटना है। थाना चौकी नगपुरा क्षेत्र की बात है। वहाँ एक महिला की लाश मिली थी और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि वो हत्या का होना प्रतीत होता है। इस संबंध में सर्वथा हमारे लिए ये था कि उस महिला का पहचान होना, जिसे हमने हमारे जो प्रयास के बाद में उसका पहचान किया गया। जो महिला गंगोत्री जांगड़े है, ये महाराज चौक के पास में रहती थी। अब हम उसके परिवार से पूछताछ कर रहे हैं और जो हमारे पास जो सिस्टम है उसके हिसाब से खंगाल के उसके जो हत्यारे तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। शाजापुर जिले के कौदिया थाना क्षेत्र के मखावाद गांव में अज्ञात कारणों से धीरप सिंह राजपूत के मकान में भीषण आग लग गई। आग ने घर में रखा अनाज और अन्य उपयोगी सामान जलाकर राख कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा घर जलकर खाक हो चुका था। धीरप सिंह राजपूत ने बताया कि घर में उनके सभी जरूरी सामान रखे थे, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून सचिवालय में रक्तदान एवं हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव आनंद वर्धन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यह आयोजन सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य विभाग सचिवालय प्रशासन और सचिवालय संघ के संयुक्त प्रयासों से किया गया। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत की गई, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा।
देखिए, ये सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय प्रशासन और जो हमारा सचिवालय संघ है, ये तीनों अपने जॉइंट एफर्ट से यहाँ पे हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जो एक सर्विस है और विशेषकर जो ब्लड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप भी है यहाँ पे। प्लस जो निक्षय मित्र हैं उनको जो किट दिया जाता है वो भी वितरण किया गया है। तो एक सर्विस है और इसमें सचिवालय ने आगे बढ़ के ये, और विशेषकर सचिवालय संघ ने और उनके सभी सदस्यों ने आगे बढ़ कर के ये इनिशिएटिव लिया है, वो बधाई के पात्र। बाबा बैजनाथ बड़ा महादेव मंदिर की दानपेटी हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खोली गई, जिसमें करीब 2,25,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही इस राशि को मंदिर निर्माण और विकास कार्यों में खर्च करने के लिए नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। सोमवार को विधायक मोहन शर्मा, एसडीएम सुशील कुमार और तहसीलदार विराट अवस्थी की उपस्थिति में मंदिर दान राशि के लिए QR कोड जारी किया गया है। राजनीतिक कार्यक्रम है और इसके माध्यम से जो श्रद्धालु हैं तो वो सीधे इस खाते में पैसा डालेंगे, वो सीधे मंदिर के निर्माण में सहयोग होगा। और इसमें एसडीएम साहब ने जो पहल की है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एसडीएम साहब को और बैंक के मैनेजर साहब को, तहसीलदार साहब को और सभी मीडिया के बंधुओं को, बैजनाथ सेना को। इस अभियान में सबका सहयोग है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो हम चाहते थे बैजनाथ धाम बने, उसमें शासन का तो सहयोग मिलेगा ही सही, और जन सामान्य का भी सहयोग मिलेगा तो अच्छा निर्माण होगा और मंदिर में भव्यता प्रदान होगी। देखिए, नरसिंहगढ़ जो है वो बड़ी धार्मिक नगरी है और हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ के जो भी श्रद्धालु से जुड़े हुए स्थान हैं, वहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी इच्छा से कुछ दान देना चाहता है तो सुगमता से अपना दान दे सकता हो। इसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है कि QR कोड भी रहेंगे और साथ में पक्की रसीद की भी व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु QR कोड के माध्यम से दान करना चाहते हैं